जय हिंद। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पॉलिटी का प्रीवियस इसका क्वेश्चन है, तो इससे पहले हमने काफ़ी पार्ट को लेकर के आया है। तो जो बच्चे नए होंगे जाकर के देखिएगा, और हम यहाँ पे बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे कि आकर केवल ऑप्शन को टिक लगा दिया। उस तरह से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको फ़ायदा होगा क्योंकि उससे संबंधित जो आप क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपके सामने यहाँ पे हम रखेंगे। इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा, आप फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता भाई, आपको मेहनत करना पड़ेगा, सीधी बात और नो बकवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की अगर हम बारे में बात करते हैं तो ये मणिपुर कहाँ है? देखिएगा, भारत का पूर्वी राज्य है, ठीक है। ये ऊपर में कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। फिर उसके बाद में क्या है? तो नागालैंड है, ठीक है। नागालैंड है। फिर उसके बाद में क्या है? मणिपुर है, यही मणिपुर है, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे में क्या है? मिजोरम है। तो ये सब जितने जो अभी अभी हमने लिखा, ये सभी की सीमा किससे लगती है? तो ये किससे लग रही है? तो ये लगती है इस साइड में कौन है? तो म्यांमार। तो पूछेगा ऑप्शन में दे करके कि निम्न में से किस सीमा म्यांमार से नहीं लगती है या लगती है, इस तरह सबको पूछ सकता है। अगर बात करते हैं कोहिमा किसकी राजधानी है, तो कोहिमा है नागालैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो नागालैंड की राजधानी है, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करते हैं, ये इम्फाल, तो इम्फाल किसकी राजधानी है? फिर उसके बाद सिक्किम की राजधानी कौन सा है? तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, ठीक है। अगर बात करते हैं ये मिजोरम का है, तो मिजोरम का होता है आइजोल, ठीक है। मिजोरम का क्या है? तो आइजोल है। और ये जो इम्फाल है, ये मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। समझ में आ गया? तो इसका आंसर कौन सा हो गया? आंसर ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है? तो देखिएगा, इससे आपको फायदा भी कुछ होते चलेंगे। और अगर इसका पीडीएफ लेना है तो टारगेट जीएस बाय मान सिंह टेलीग्राम चैनल पर जाकर के सर्च कीजिएगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया कि लोकसभा का कार्यकाल की अवधि कितनी वर्ष की होती है? देखिएगा, एक तरफ हम लिखते हैं लोकसभा और एक तरफ लिखते हैं राज्यसभा। लोकसभा की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 81 में इसका चर्चा किया गया है। राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 80 में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। लोकसभा में अगर सदस्यों की संख्या की अधिकतम बात करें तो ये 500 कितना हो जाएगा? 552। आगरा में कितना हो जाएगा? 252 हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम की हम बात करें, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या देखना है? लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल, अगर ठीक है। तो लोकसभा के कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं? 5 वर्ष के होते हैं। और राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं? 6 वर्ष के होते हैं। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष पर, यानी प्रत्येक दूसरे वर्ष पर कितने सदस्य? 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, यानी हट जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। ये कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ये कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके सदस्य बनना है लोकसभा का तो कितने वर्ष हमको आयु चाहिए? 25 वर्ष। और इसे सदस्य बनना है राज्यसभा का तो कितना आयु चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। ठीक है। अगर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की हम बात करते हैं, यानी जो स्पीकर थे कौन थे? तो जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। अब देखिएगा, समझ में तो आपको आ गया। और ये जो होते हैं राज्यसभा में, क्या जो उपसभापति कौन, सॉरी, उपराष्ट्रपति हैं, क्या बनते हैं? सभापति बनते हैं। तो जो सेकंड, जो पहले क्रम के जो उपराष्ट्रपति होंगे वही क्या होंगे? इसके सभापति होंगे। तो कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। क्वेश्चन किसी भी तरह से घूम सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने क्लियर रखा। अब देखिए क्या बोला गया है, लोकसभा के कार्यकाल की अवधि। तो अब आप इजी बना सकते हैं कि कितने वर्ष? 5 वर्ष, ठीक है। क्या बोला गया है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्रालय किसके पास में था? भारत के प्रथम में रक्षा मंत्रालय तो कौन था? तो यही बलदेव शाह है, ठीक है। अगर यही गृह मंत्रालय की बात करते हैं तो गृह मंत्रालय किसके पास में था? तो गृह मंत्रालय था कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे। और इनको क्या बनाया गया था? गृह मंत्री बनाया गया था। और गृह मंत्री के साथ साथ में इन्हें क्या बनाया गया था? उप प्रधानमंत्री का भी पद दिया गया था। क्या? उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया था, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमें जो क्वेश्चन पूछा है क्या कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मोरारजी देसाई की यहाँ पे, कि मोरारजी देसाई कौन थे, तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। कब? 1976 में, ठीक है। ये 1976 में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाले भी प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक है। कौन से व्यक्ति? प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाले भी क्या है? प्रथम व्यक्ति है। अगर अभी तक की हम बात करें तो सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यही बने हैं कौन? मोरारजी देसाई 1977 ईस्वी में, ठीक है।
सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री। अगर यंग की बात बोल देते हैं यंग, तो ये कौन बने सबसे यंग, यानी राजीव गांधी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अगर हम बात करते हैं इसके चौधरी चरण सिंह की, तो चौधरी चरण सिंह एक लौते ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। किसका, यानी लोकसभा में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे। तो वो कौन थे, तो वे थे ये चौधरी चरण सिंह। अगर बात करते हैं जगजीवन राम की, ये तो जगजीवन राम जो थे, ये कैबिनेट में इस सबसे लंबा समय तक क्या कोई का मंत्री का इनको पद दिया गया था, ठीक है, यानी सबसे लंबे समय तक ये मंत्रालय के पद पर ये रहे थे, लगभग 32 साल तक। ठीक है, समझ जाइए इतने साल तक रहना कोई सहज बात नहीं है। तो इसका आंसर हमें तो आगे मिल गया। आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो सुप्रीम कमांडर कौन होगा जी, तो उसके बाद समझ ही रहे हैं कौन होगा, तो ये भारत के राष्ट्रपति होगा। जो आर्टिकल, अब राष्ट्रपति के बारे में थोड़े से एक लाइन चर्चा कर देते हैं, इससे आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में बोला गया है। और राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होगा, ये क्या में बोला गया है, तो ये 53 में बोला गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। देखिएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष के बारे में बात बोला गया है, तो 63 के बारे में क्या बोला गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, क्या भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगर बात करते हैं 64 की, तो 64 में क्या बोला गया है कि ये जो उपराष्ट्रपति होगा, ये किसका पदेन सभापति होगा, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। किसका, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, अब देखिएगा हमें पढ़ना है किसका, तो हमें पढ़ना है अब 65 को पढ़ना है। तो 65 में क्या बोला गया है, 65 में बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति किसका, अगर राष्ट्रपति नहीं है, कहीं पे घूमने गए हैं, ठीक है, तब ये व्यक्ति कौन, तो ये है उपराष्ट्रपति कार्यकाल को संभाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, तो हमने 64 में क्या देखा कि राज्यसभा का पदेन सभापति ही यानी कौन रहेंगे, उपराष्ट्रपति रहेंगे आर्टिकल 64 के तहत। तो बस अब बना दीजिए कौन इसका हो जाएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई जी, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। त्रिपुरा की राजधानी है, तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, तो यह है अगरतला। ठीक है, अगरतला है इसकी राजधानी है। ठीक है, शिलोंग की अगर बात करते हैं, तो शिलोंग किसकी राजधानी है, तो मेघालय की राजधानी है। ठीक है, ईटानगर किसकी राजधानी है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, करेंट अफेयर का पूछा गया है, क्वेश्चन को नहीं बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिएगा, जो आर्टिकल 80 के 3 के तहत, आर्टिकल 80 के 3 के तहत क्या किस किस क्षेत्र में, तो समाज सेवा, क्या, तो समाज सेवा, विज्ञान में, फिर उसके बाद में कला में, और फिर उसके बाद में साहित्य में, कला और साहित्य में, ये सब के व्यक्ति जो होते हैं, इसको राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, तो 12 सदस्य, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। अब देखिएगा, धर्मनिरपेक्ष का, जैसे में अब भारत की अगर हम बात करते हैं, तो भारत का धर्मनिरपेक्ष पश्चिमी सभ्यता से, पश्चिमी देश है, यानी यूरोपियन कंट्री है, उससे परिभाषा अलग होती है। ठीक है, भारत भारत में धर्मनिरपेक्ष को लेकर के जो गांधी जी का विचार था, कुछ अलग विचार था। ठीक है, तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सभी धर्मों का दमन का ऐसा कभी है हमारे देश में, तो बिल्कुल नहीं है। राज और धर्म का अलगाव, ठीक है, राज का धर्म से, जैसे में पश्चिमी, जब आप पढ़ते हैं पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा, तो उसमें साफ साफ बोला जाता है कि राज का धर्म से अलगाव की बात करता है। लेकिन हम भारतीय धर्मनिरपेक्ष के लिहाज से देखते हैं, यानी भारतीय धर्मनिरपेक्ष में, तो वो धर्म के राज से कोई अलगाव नहीं होता है। ठीक है, भारत भारत के धर्मनिरपेक्ष का कहने का मतलब है ना कि भारत ये देश का कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये क्या करता है कि सभी धर्मों को समान मान्यता देता है। हम ऐसे कोई धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन हम सभी धर्म को क्या करते हैं, समान मान्यता देते हैं, और सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है, ये हमारा देश कहता है। ठीक है, तो इस तरह से परिभाषा अलग हो जाती है। और किससे, धर्म से राज का अलगाव की भी बात नहीं करता है। आप देखते होंगे हमेशा कि जब भी कोई पर्व का आयोजन होता है, तो उसमें जो हमारी सरकार की जो पुलिस होती है, उसमें एकदम तत्पर रहती है। ठीक है, अगर अलगाव रहता तो क्या पुलिस आकर के कुछ काम करता, अपने में सब लड़ कट के मर जाता है, मर जाता कि नहीं।
तो इसी तरह से होते हैं कि जैसे अब मुहर्रम होता है, दीपावली होते हैं, छठ होते हैं, कोई भी पर्व होता है तो उसमें पुलिस क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। क्यों? अगर अलग होता धर्म से राज्य, तो उसको तो आना नहीं चाहिए था, ठीक है ना? तो आप समझ गए ना कि धर्म से राज्य का अलगाव की बात नहीं करता है हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष शब्द में, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारा जो देश है किसी धर्म को खास मानता है, किसी धर्म को खास नहीं मानता है, ठीक है? समझ में आ गया ना इतना चीज? अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था को एक धर्म का पक्ष नहीं ले। अभी हमने बताया कि कोई धर्म का पक्ष नहीं लेता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? अल्पसंख्यकों की पूजा की स्वतंत्रता, ऐसा कुछ नहीं है इस संबंध में, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? देखिएगा, शून्यकाल अगर हम 11 से देखिएगा, सांसद 11 बजे तो खा करके एकदम अड़स धगच करके जबे करेगा, और 12 बजे क्या होता है, 11 से 12 बजे तक ऑफिस मतलब कि जाता है, काम करता है, ठीक है? 10 बजे से निकला होगा, 11 बजे तक पहुंचा, 11 से 12 बजे तक में क्या चलता है, तो प्रश्नकाल चलता है। क्या चलता है? तो प्रश्नकाल चलता है। और अब 12 से 1 बजे के बीच में क्या चलता है? 12 से 1 बजे के बीच में ये चलता है शून्यकाल, ठीक है? ये शून्यकाल चलता है। अब ये इसको समझना है बढ़िया से। अब ये शून्यकाल में क्या होता है, पहले शून्यकाल का इतिहास बता देते हैं। इसको भारत में कब से शुरुआत किया गया? तो 1960 ईस्वी में। तो आपको लग रहा होगा कि शून्यकाल, ये शून्यकाल आखिर होता क्या है, इसको बताओ भाई। तो देखिएगा, जैसे में अब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है? कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा है और बिना सूचना के पूछा जाता है, कहाँ पे पूछा जाता है? तो संसद में पूछा जाएगा, का गलियां में बैठा करके पूछ दीजिएगा, "ए मंत्री साहब बैठिए ना, कुछ पूछ ही लेते हैं आपसे"? बिल्कुल नहीं, आपको संसद में पूछना पड़ेगा, ठीक है? तो वो संसद में पूछता है, तो कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है? तो बिना सूचना के जो पूछा जाता है, वही प्रश्न काल के अंतर्गत में सॉरी, शून्य काल के अंतर्गत में आता है। तो ये कब से कब तक चलता है शून्य काल? तो 12 से 1 बजे के बीच में, ठीक है? समझ में आ गया? यानी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके संबंध में कोई विषय में क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? बिना पूर्व सूचना के, ध्यान रखिएगा, बिना पूर्व सूचना के पूछा जाता है। तो अब चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत कब होता है? 1960 में। वह समय जब विपक्ष के प्रस्ताव पर, का इस मन फाजुले बात बोल रहा है, यह जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर विचार विमर्श उठाया जाता है। तो हाँ बिल्कुल, अब की हमने पढ़ा कि महत्वपूर्ण कोई मुद्दा है, उस पर मामला उठाने के लिए क्या किया जाता है, ये प्रश्नकाल सॉरी शून्यकाल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? आगे देखिए, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो अभी हमने पढ़ा कि 64 के अंतर्गत में हमने क्या देखा, अभी 64 के अंतर्गत में हमने क्या देखा कि ये जो उपराष्ट्रपति होगा, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने भेजा में घुस रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? आगे देखिएगा, भारत के संसद में कौन से अंग हैं? देखिएगा, भारत का संसद किसको किसको मिल करके से बना है, ठीक है? देखिएगा, ये संसद एक तरफ हम लिख देते हैं, संसद एक तरफ कौन, लोकसभा, एक तरफ कौन, राज्यसभा, एक तरफ कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है? ये सब से मिल करके क्या होता है, हमारा संसद बनता है। तो चलिए देखिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा? गलत, लोकसभा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, हाँ बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिएगा, प्रारूप समिति की बात किया गया है, ठीक है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर थे। तो भीमराव अंबेडकर का जो यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, प्रारूप समिति। तो ये प्रारूप समिति का गठन होता है कब? तो 29 अगस्त, ठीक है, 1947 को क्या होता है, इसको क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है। और 7 सदस्यीय एक क्या है, कमेटी है, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी, सबसे महत्वपूर्ण ये कमेटी है, ठीक है? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, अब देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं है, क्या है ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? देखिएगा, भारत का संविधान अस्तित्व में कब आता है? भारत का संविधान देखिए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या हुआ था, अंगीकृत किया गया था। लेकिन वो रहा कि अस्तित्व में कब आ गया था? तो देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयक की अगर बात करते हैं तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा चर्चा किया गया है? तो आर्टिकल 110 में चर्चा किया गया है। धन विधेयक मतलब जिसमें कोई उस विधेयक को वैसे क्यों कहेंगे जिसमें पैसा कौड़ी की मामला आ जाए, और ये है कि नहीं है, धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका लेता है कौन? तो अध्यक्ष। तो कौन सा अध्यक्ष? तो लोकसभा के कि राज्यसभा के? एक मिनट, हमने क्या बोला? ये देखिएगा, ये 110 में क्या होता है? धन विधेयक। और धन विधेयक जो होते हैं, ये धन विधेयक के बारे में हमने क्या चर्चा किया कि जिसमें क्या होता है, धन की बातें की जाती है, ठीक है। और इसका अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता हमने क्या बोल दिया पता ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसको रखते फिर से एक बार क्वेश्चन को हम देखते हैं, ध्यान से उतर गया। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? अच्छा ठीक है, 110 के अनुसार में क्या बोला गया है? धन विधेयक का चर्चा किया गया है। तो धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लेता है कौन? तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, यानी स्पीकर क्या लेता है? ये धन विधेयक है कि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया? पंचायती राज। तो पंचायती राज के बारे में बोलते हैं, तो ये पंचायती राज के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में हुआ था, 73वां संविधान संशोधन। और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? तो यही 1992 में हुआ था। ठीक है, ये दोनों को लागू कब किया गया था? इसको लागू कब किया जाता है? तो क्या है कि 24 अप्रैल 1993 को लागू किया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में क्या होता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और अभी कल हमने चर्चा किया था कि 2004 में क्या होता है कि पंचायती राज मंत्रालय का स्थापना किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन आपको कैसे कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। पंचायती राज मंत्रालय, तो पूछेगा कि पंचायती राज मंत्रालय का स्थापना जो हुआ था, मंत्रालय का स्थापना जो हुआ था, ये पंचायती राज मंत्रालय की क्या होता है? स्थापना होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ में हमें आ भी रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात को समझिएगा। 1956 में एक कमेटी बना था, कौन सा? बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी। इन्होंने क्या बोला था कि जब भारत में पंचायती राज को लागू करने के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, त्रिस्तरीय प्रणाली को। ठीक है, कौन से प्रणाली को दिया था? त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? देखिएगा, भारतीय संविधान अगर लागू की अगर हम बात करते हैं तो कब लागू किया जाता है? तो एक बार 26 नवंबर 1949 को क्या किया जाता है? अंगीकृत किया जाता है। लेकिन लागू कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? लागू होता है। ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए, ये इसको अब हम लागू पूछा गया है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। एक मिनट, सॉरी, 26 नवंबर 50 नहीं होगा, 26 जनवरी 1950 होगा, गलती से लगा दिया। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया? भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया था? तो देखिएगा, स्वीकार की अगर हम बात बोलते हैं तो स्वीकार यानी अभी जैसे में अंगीकृत किया था कब? तो अंगीकृत किया था यानी आंशिक रूप से लागू किया था 1949 ईस्वी में। अभी पूरी कब कब किया गया था? तो 50 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले पे। बोला क्या गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? देखिएगा, भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? जो आर्टिकल 32 है ना, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो 5 गो रिट जारी करती है, क्या 5 गो रिट? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, प्रतिषेध, परमादेश, ठीक है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ठीक है, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। देखिएगा, ये सब पूछता है भाई, नहीं पूछता तब हम आपको यहाँ पे नहीं लिखते। अब ये सब जो रीट जारी करती है, इसी को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि ये संविधान की क्या है? आत्मा, आत्मा है। क्या है? ये संविधान की क्या है? तो संविधान की आत्मा है। कौन, किसको बारे में कहा था? ये संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 के बारे में कहा था। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? प्रस्तावना नहीं दिया हुआ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारत एक है? तो अभी हमने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के बारे में अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये हो जाएगा। ठीक है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? तो 552 मैक्सिमम हो सकते हैं। अभी कितने हैं? तो 543 गो हैं। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार नजदीक में देखिए कौन है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं? तो बात करते हैं यूपी से कितने चुने जाते हैं, तो यूपी से 80। बिहार से कितने चुने जाते हैं भाई, तो बिहार से चुने जाते हैं। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, बिहार में तो लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, ठीक है, लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। अगर वही वेस्ट बंगाल की अगर बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में कितना है, 42 है, ठीक है। अगर वही हम बात करते हैं एमपी में, तो एमपी में कितना है, तो एमपी में है 48 सीट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में कितने सीटें हैं, तो 25 सीटें हैं, ठीक है। एम एमपी सॉरी, यहाँ पे हम एमपी, यहाँ पे देखिएगा एक मिनट, एमपी में 48 सीटें नहीं होता है, यहाँ पे हम महाराष्ट्र कर देते हैं, ठीक है ना। एमपी में 29 सीट है, एमपी में की अगर बात करते हैं तो यहाँ एमपी में 29 सीट है, गलती से बोला गया था, ठीक है। एमपी की बात करते हैं तो एमपी में कितने सीट है, 29 सीट है, मतलब ये लिखा गया एमपी, अब महाराष्ट्र दिमाग में चल रहा था, ठीक है। अब क्या देखिएगा, यहाँ तक तो हमने देखा, अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो ये महाराष्ट्र में कितने सीट हैं, तो महाराष्ट्र में 48 सीट है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, तो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीट कहाँ है, तो यूपी में है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे, प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु कितनी वर्ष है, तो जिसमें जो लोकसभा के सांसद बनने की आयु है तो वो बन ही सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा किया कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री कौन बने थे, तो गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो ये बने थे कौन, सर्वपल्ली डॉक्टर अरे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे, क्या बोला है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास पास में है? जैसे में अब देखिएगा एक संस्था है सीएजी, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, तो इसका कौन से आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 48 में प्रावधान किया गया है, ठीक है। जब आर्टिकल 48 में प्रावधान किया गया है तो एक आर्टिकल और हम बता देते हैं 149, इसमें क्या बोला गया है कि ये जो सीएजी की कार्य एवं शक्तियाँ के बारे में बोला गया है, कार्य एवं शक्तियाँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इससे आप बार बार हम लिखते हैं ना तो इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार सोचिए कि पढ़ ले पढ़ के एकदम पूरा पंडिते हो जाए तो नहीं, ठीक है, वैसे बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हमें क्या बोला गया था, तो अब सीएजी जो है, ये सीएजी करता क्या है, जैसे में सीएजी का काम है ऑडिट करना, ऑडिट करने का मतलब तो लेखा करना, लेखा करने का मतलब अरे हिसाब किताब रखना, लेखा जोखा रखना, तो किसका किसका लेखा जोखा करता है, जैसे में संचित निधि, तो संचित निधि की चर्चा कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 266 में किया गया है। और आकस्मिक निधि की अगर बात करते हैं, आकस्मिक निधि की, तो आकस्मिक निधि की चर्चा कब से किया गया है, 267 में है। ये संसद की पूर्व अनुमति अनुमति के बिना ही इससे राष्ट्रपति खर्च कर सकता है पैसा। और संचित निधि की चर्चा फिर उसके बाद में सार्वजनिक जो खर्चा करता है राज्य सरकार, फिर उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर सरकारी कंपनी कैसे खर्चा कर रही है नहीं कर रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब की जांच करने का काम कौन करता है, तो ये काम करता है सीएजी। तो इसीलिए सीएजी को जनता के धन का रक्षक भी कहा जाता है। तो यह भी पूछा जाता है कि जनता के धन का आरक्षक किसे कहा जाता है, तो ये सीएजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सीएजी को। और ये अपना रिपोर्ट जो देता है किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति जो होता है ये संसद के पटल पर क्या करवाता है, रखवाता है, ठीक है। अगर हम सीएजी की नियुक्ति की अगर बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है कौन, तो राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करता है, ठीक है। अगर हम इसके कार्यकाल की बात करते हैं तो कार्यकाल इसका कब से कब तक होता है, तो या 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे समझ कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे, क्या बोला गया है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, यानी संविधान का व्याख्या कौन कर सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, और तो कोई कर सकता है, यानी न्यायपालिका कर सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ये भाषा है अंग्रेजी। आर्टिकल 124 के 2 में बात बोला गया है कि
जो सुप्रीम कोर्ट होंगे अपने किसका भाषा का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे, इंग्लिश भाषा का, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करते हैं तो आर्टिकल कितने के तहत, 124 के तहत इसका क्या किया गया है। अगर हम वही उच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय 214 में क्या बोला गया है कि प्रत्येक राज्य का एक अपना एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है। अभी तक भारत में 33 को मुख्य न्यायाधीश है, एगो क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो टोटल 34 हो गया। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या यानी हाई कोर्ट कितने हैं, तो हाई कोर्ट की संख्या है 25 गो है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब वही अगर पूछ देते हैं कि पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, ये पटना हाई कोर्ट का स्थापना, तो पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि भारत में न्यायपालिका है, तो देखिएगा भारत में न्यायपालिका है तो जिसमें आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 50, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका से पृथक्करण, ठीक है। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, यहाँ भी आपको हिंट मिल गया। और ऐसे भी आप जानते हैं कि हमारी जो कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका से क्या है, स्वतंत्र है, यानी तीनों अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। कार्यपालिका भी स्वतंत्र है, न्यायपालिका भी स्वतंत्र है, और ये न्यायपालिका भी स्वतंत्र है, विधायिका भी स्वतंत्र है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत में न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। चलिए, क्या बोला गया कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो अभी हमने चर्चा किया कि भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, यानी टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, तो टोटल हाई कोर्ट 25 है। क्या बोला गया है 214 में कि प्रत्येक राज्य का अपना एक क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। तो देखिएगा ये कब का 13 का क्वेश्चन है, तो उस समय तो खैर कम ही था, तो अभी ये सुधार कर लीजिएगा कि 25 को है, ठीक है। आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि अब जो आएंगे तो क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। क्या हो जाएगा 25। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारत में प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो देखिएगा राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो वाइस प्रेसिडेंट को यानी उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री जो होता है, ये प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है, ये राष्ट्रपति को देता है, किसको देता है, तो ये राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने, भारत में प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा, तो ये राष्ट्रपति को सौंपेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है, तो किसका प्रतिनिधित्व होता है, केंद्र का सरकार का। तो केंद्र सरकार का जो प्रतिनिधित्व होता है, तो आप बताइएगा कि इसको नियुक्ति करता कौन है, तो कहे कि इसकी नियुक्ति करता है कौन, तो इसको नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति का नियुक्त तो करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है ताकि अपना मन से नियुक्त करता है, तो कहिए कि नहीं, अपना मन से नियुक्त नहीं करता है। तो इसको कौन सा नियुक्त करता है, तो देखिएगा इसको नियुक्त करने की अगर हम बात करते हैं तो इसको नियुक्त करता है मंत्रिमंडल के जो है, जो भी कैबिनेट में है, मंत्रिमंडल में है, उसकी सहायता से क्या किया जाता है, इसको नियुक्त किया जाता है। यानी वो सब लोग बोलेंगे तभी इनको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ऐसा नहीं कि अकेले ही इनको नियुक्त कर दिया जाएगा। अकेले इसमें ऐसे में हमने एक बात आप भी जाना होगा कि ये राष्ट्रपति जो होते हैं ये रबर स्टंप की तरह होते हैं। रबर स्टंप मतलब समझ में आता है, रबर स्टंप कहने का मतलब क्या होता है कि खुद से अपने से मन से काम ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। समझ में आ गया, तो इसका आंसर राष्ट्रपति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि उपरोक्त की नियुक्ति कौन करता है, सॉरी उपरोक्त पढ़ दिया हमने, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन कर देगा, तो वो है राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है, राज्यों के मुख्यमंत्री की क्या होती है, तो राज्यों को के जैसे में नीतीश कुमार अभी हैं, तो नीतीश कुमार का क्या होता है, चुनाव होता है, क्या होता है, यहाँ पे नियुक्त नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं, क्या होते हैं। तो आर्टिकल 163 के तहत क्या होता है कि गवर्नर जो होता है, ये गवर्नर सीएम को क्या करता है, तो नियुक्त करता है। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल में हमने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो है, जिस देखिएगा काफी ज्यादा कंफ्यूज होता होगा ना, तो जिस तरह से वहां पे काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, कौन काम कर रहा है, राष्ट्रपति जिस तरह से वहां पे काम कर रहा है, उसी तरह से राष्ट्रपति की जगह आप किसको बैठा दीजिएगा स्टेट में, राज्यपाल को बैठा दीजिएगा, ठीक है। इससे चीजें काफी मिलती जुलती है, ठीक है। 60 70 80% चीज मिलेगा, ठीक है। जो चीज नहीं मिलेगा वो हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल नियुक्ति किसको करता है, तो सीएम को यानी चीफ मिनिस्टर को, आर्टिकल 163 के तहत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नियुक्त होता है। क्या होता है, तो नियुक्त होता है, ठीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा किया जाएगा भाई, तो अभी हमने देखा राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। कितना के तहत, तो आर्टिकल 163 के तहत में क्या होता है,
163 के तहत में राज्यपाल इसको नियुक्त करता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इतना हल्का क्वेश्चन हमको, तो इसीलिए हमको 2 बार पढ़ना पड़ गया भाई। तो देखिएगा, तो कौन सा हो जाएंगे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। देखिएगा, अब ऐसा नहीं होता है कि सभी क्वेश्चन हल्के ही होते हैं, ठीक है ना। समय फुल टॉस ऐसा कभी कभी होता है, हम इसलिए हमको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, कहीं तो मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं पढ़ने में। तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से धैर्य पूर्वक पढ़िएगा, एग्जाम में ऐसे ही होता है। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। ये सबसे लंबे समय तक काम किए, 16 वर्ष तक ये काम किए थे व्यक्ति, ठीक है। यानी आज तक कोई व्यक्ति, कोई अभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो क्या हो गया हो, इतना साल तक काम किया हो। ये जो व्यक्ति हैं, ये अपने कार्यकाल के दौरान ही क्या हो गया था, इनका मृत्यु हो गया था। तो 1964 ईस्वी में क्या हो गया था, इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? यानी आरटीआई, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करते हैं, तो ये 12 अक्टूबर, कब? तो 12 अक्टूबर 2005 को क्या हो गया था, ये पारित हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? तो क्या है, लोकसभा है? तो कहे कि हाँ है। राज्यसभा है? तो कहे कि हाँ है। राष्ट्रपति है? तो कहे कि हाँ है। यानी उच्च न्यायालय नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, नहीं है आपको पूछा था। देखिएगा, झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? देखिएगा, झारखंड की बात करते हैं तो देखिएगा, हम बताते चलते हैं। तो 1 नवंबर 1 नवंबर 2000 को, कब? 1 नवंबर 2000 को क्या होता है कि छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। किससे अलग होता है? तो कहिएगा कि ये मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है। 9 नवंबर किसको? 2000 को ये उत्तराखंड अलग हो जाता है। उत्तराखंड किससे अलग होता है? तो कहिए यूपी से। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो जाता है झारखंड। एंड सब अलगे हुए में लगल है, समझिएगा ना, एकदम झरझरी एकदम लगले हुए है। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो कभी कभी डेट देता है, एक डेट दे देता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिएगा, राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो आर्टिकल 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं, कौन? ये राष्ट्रपति कौन कौन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? कला, ठीक है, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़ा हुआ अगर ये में व्यक्ति है, ये इस चारों से क्षेत्र से जुड़ा हुआ, टिकटॉक रील बनाने वाला का नहीं, ठीक है। कला में, साहित्य में, विज्ञान में, समाज सेवा में, ये सब से जुड़े हुए व्यक्ति है ना, तब उसको क्या होता है कि ये राष्ट्रपति जो है क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। कला में तो समझिए, अगर कला है तब कर सकते हैं रील बनाने का, अगर कला बढ़िया है तो उसमें से होता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा कला, ठीक है। चलिए, तो कितने व्यक्ति को नियुक्त करते हैं? तो 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यही तक क्वेश्चन था। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको फायदा हो रहा होगा, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर इच्छा हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर कुछ सुझाव हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपनों का ख्याल जरूर रखिए।